नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खास पेशकश में, आपकी बात संवाद 365 के साथ। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो कि समाज सेवा से जुड़े हुए भी रहे और सरकारी सेवाओं में भी रहे हैं, राजनीति में हैं। स्वागत करिए सोहनलाल खंडेवाल जी का। खंडेवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम। धन्यवाद। तो सबसे पहले सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं आखिर कौन है सोहनलाल खंडेवाल। देखिए रिपोर्ट। टिहरी जिले के जखंड गांव में जन्मे सोहनलाल खंडेवाल वर्तमान समय में बीजेपी के टिहरी जिला उपाध्यक्ष हैं। वित्त विभाग से उन्होंने राजपत्रित अधिकारी के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और तब से ही राजनीति में सक्रिय हो गए। सोहनलाल खंडेवाल 2022 के विधानसभा चुनाव में घनसाली सीट से टिकट के दावेदारों में से एक भी हैं। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है पौखाल से हुई है। ठक्कर बाबा छात्रावास में मैं रहा हूँ, छात्रावास से मैंने पढ़ाई की है। और मेरे सुंदरलाल बोगना जी मेरे मार्गदर्शक थे, भवानी भाई मेरे मार्गदर्शक थे, जिनकी शिक्षा दीक्षा मैंने उन्होंने दी है, वो आज भी हमारे दिल में हैं। उसके बाद मैंने पौखाल से इंटर किया। भोलादत्त चमोली जी हमारे प्रधानाचार्य थे, उनके मार्गदर्शन पर काम किया, बहुत उनका वो रहा हमारे ऊपर। तो उसके बाद मैंने डीएवी कॉलेज से अपनी पढ़ाई लिखाई की। मैं ग्राम मोलनों का रहने वाला हूँ, द्योरी में मेरा मकान है। मेरी अपना वो पढ़ाई लिखाई मेरी वहीं से हुई है। और उसके बाद मैंने डीएवी से अपना लॉ किया और फिर सरकारी सेवा से जुड़ा रहा। विभिन्न जनपदों में मैं रहा हूँ, प्रदेश के उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद, मुजफ्फराबाद, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, काफ़ी सेवाओं मैंने दी हैं कई जनपदों में। 2000 में हमारा उत्तराखंड बना। 2005 में मैं अपने उत्तराखंड में आया और 2005 से लेकर 2018 तक मैंने अपने प्रदेश में सेवाएं दी हैं। जनता के सवालों का जवाब देंगे सोहनलाल खंडेवाल हमारे खास कार्यक्रम में आपकी बात संवाद 365 के साथ। तो सोहनलाल खंडेवाल इस वक्त जिला उपाध्यक्ष भी हैं टिहरी से बीजेपी के, और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आपका सोशल वर्क में भी रहा है। आप एक सरकारी कर्मचारी भी रहे हैं। इन तमाम बातों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे एक महत्वपूर्ण जो सवाल इन दिनों है, 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दावेदार लगातार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आप भी काफ़ी एक लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे, संगठन में अभी भी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए घनसाली विधानसभा से क्या आपकी दावेदारी है, और अगर है तो कितनी मजबूत दावेदारी इस वक्त आपकी है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आपका चैनल जन सरोकार की जो ग्राउंड लेवल तक की जो समस्याएं हैं जनता के बीच में रखने का काम करते हैं, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। और आप लोगों का सभी का अभिवादन करता हूं, चैनल का भी करता हूं और टीम का भी करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपनी जनता के बीच में रखने का मौका मिला। धन्यवाद करता हूं। जहां तक 2022 का सवाल है विधानसभा में, देखो विधानसभा में मैं जिला उपाध्यक्ष के पद पे हूं। पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है। संगठन और पार्टी का जो हमारा दायित्व होता है, सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो जनता तक बीच में पहुंचाने का कार्य करती हैं। जहां तक 2022 का सवाल है, दावेदारी का सवाल है, दावेदारी किसी भी कार्यकर्ता का एक अपना एक वो रहता है, मनोबल रहता है कि उसको दावेदारी करने में कोई बुराई भी नहीं है। और जहाँ तक सेवाओं की बात है, हम भारतीय जनता पार्टी से 2013 से जुड़े हुए हैं। इससे पहले 2012 में मेरी पत्नी ने इलेक्शन लड़ा था। 2013 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। 2017 में मेरी वाइफ की प्रबल दावेदारी थी। पार्टी का आदेश था कि अभी आपका टाइम नहीं है, जब वक्त आएगा तब आपको उसको समय पर मौका मिलेगा। हमने पार्टी का सम्मान करते हुए बैठ गए। उसके बाद हमने अपने शक्तिलाल भाई को अपने भारी जनमतों से उनको जिताने का प्रयास किया। और अगर पार्टी का निर्देश होगा तो जनता में जाने का मैं अपना सौभाग्यशाली समझूंगा, उनका सेवा करने का सौभाग्य समझूंगा। और जहां तक टिकट की बात आती है, वो किसी न तो किसी हमारे हाथ में है, वो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो राष्ट्रीय नेता हैं वो लोग फैसला करते हैं। पार्टी के ऊपर मतलब आप कह रहे हैं कि पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो ज़रूर आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अगर ऐसा पार्टी अगर सोचती है कि किसी मन बनाती है, मेरे पे विश्वास करती है, निश्चित तौर पे मैं उसे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। चलिए, क्योंकि घनसाली विधानसभा इस वक्त बीजेपी के पास ही है, शक्तिलाल शाह वहाँ से विधायक हैं। वर्तमान विधायक के कामकाज को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप खुद भी दावेदार हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में? वर्तमान विधायक के कामकाज को किस तरह से नापते तोलते हैं आप?
देखो, हमारे विधायक जी शक्तिलाल जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और निरंतर वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सड़कों का जो काम किया है, रोड बिछाने का जो काम किया, जो हमारे सीमांत क्षेत्र गंगी गेवाली वहाँ तक उन्होंने रोड पहुँचाने का काम किया है और जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और जो कहीं कोई कमी बेसी रहती है तो कहीं ना कहीं देखो, जनता की बहुत अपार अपेक्षाएं होती हैं, उन पे एक साथ उनका समाधान करना बड़ा असंभव है। तो धीरे धीरे जैसे सरकार कार्य कर रही है, विधायक जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, आगे में 2022 का जो चुनाव होगा उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, उसमें जो छोटे काम हैं उनको पूरा करने का कॉन्फिडेंस भी आपको इस बात को लेकर कि सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की सरकार पर भी हम सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो बड़ा सवाल इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप संगठन में हैं, संगठन में आपके पास पद है, संगठन और सरकार के बीच या फिर संगठन और विधायकों के बीच कई जगहों पर उत्तराखंड चाहे रायपुर ले लीजिए आप, अलग अलग जगहों पर तकरार की खबरें भी सामने आ रही हैं, सामंजस्य नहीं है, कार्यकर्ता नाराज है। क्या घनसाली विधानसभा या फिर टिहरी जिले की, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी है एक बड़ी, टिहरी जिले में स्थिति क्या नजर आती है? कार्यकर्ता और विधायकों के बीच में क्या सामंजस्य बैठ पा रहा है? क्योंकि वहां से भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी की खबरें भी आई हैं। देखो, मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूँ तो टिहरी जनपद में सरकार और संगठन में बहुत अच्छा तालमेल है और हमारे जिलाध्यक्ष माननीय श्री विनोद रतूड़ी जी के नेतृत्व में है। हमारे संगठन का जो कार्य है, जो भारतीय जनता पार्टी जो संगठन का कार्य प्रदेश सरकार देती है, उसको बूथ से लेके शक्ति केंद्रों से लेके हम प्रत्येक कार्यकर्ता को तरोताज़ा करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी हमारी मंडलों की बैठक हुई है, मंडलों के प्रशिक्षण बैठकें हुई हैं, शक्ति केंद्रों की बैठकें हुई है, जिसमें मैं प्रभारी भी रहा हूँ। पूरे बूथ से लेके शक्ति केंद्रों से लेके हमारी बैठकें निरंतर जारी रहती हैं और संगठन और सरकार में बड़ा अच्छा तालमेल है। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो प्रदेश की जो सरकार है, निरंतर जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको हम जनता के बीच में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और हमारे जनपद से 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। चलिए, खंडेवाल जी का कहना है कि 6 की 6 सीटें टिहरी जनपद की बीजेपी जीतेगी। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि संगठन और सरकार के बीच में आपका कहना यह है कि तालमेल काफ़ी अच्छा है। अगर आपको पार्टी टिकट देती है, क्योंकि हर कोई कार्यकर्ता ये चाहता है कि किसी दिन पार्टी उसे टिकट दे, वो भी विधायक या सांसद का चुनाव लड़े, तो हर प्रत्याशी का अपना एक एजेंडा होता है, एक विजन होता है। घनसाली विधानसभा क्योंकि काफ़ी बड़ी विधानसभा भी है, दुर्गम क्षेत्र इसमें आते हैं, काफ़ी पिछड़े क्षेत्र भी हैं, ऐसा क्या विजन आपके पास है जो आप घनसाली विधानसभा को लेकर सोचते हैं कि आने वाले समय में अगर आपको टिकट मिलता है या फिर आप विधायक बनते हैं, प्रतिनिधि बनते हैं, तो उन मुद्दों पर काम होना चाहिए? देखो, घनसाली विधानसभा एक पूरे प्रदेश में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है जो मैं मानता हूं, और 2012 से निरंतर मैं उस विधानसभा से जुड़ा हूं। मेरा जो वहां पे हमारी भारत गैस के माध्यम से जन सेवा का कार्य कर रहे हैं और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से मैंने उस क्षेत्र का में समाज सेवा का कार्य किया है। 2013 में जब फ्लड आया था, बादल फटे थे चमियाला में, नैलचामी पट्टी में, तो लगभग 10 ट्रक हमने राशन बांटे थे, जन सेवा का कार्य किया है। और जो प्रधानों की जो लिस्ट आई थी, तहसीलदार ने जो लिस्ट दिया, उसके तहत हमने वितरण का कार्य किया। और जो सीमांत क्षेत्र में जो मूलभूत सबसे बड़ी समस्या है कि पिछड़ा क्षेत्र है, तो अगर संगठन मेरे पे भरोसा करती है और मुझे पार्टी अगर टिकट देने का वो करती है, तो सबसे पहला मेरा जो प्रयास रहेगा पिछड़ा क्षेत्र घोषित कराने का होगा। दूसरा, जो वहाँ पे जो रोडों का जो ऑल वेदर रोड जैसे हमारी टिहरी से निकलती है, तो हम उसको टिहरी से घनसाली होते हुए और बूढ़ा केदार होते तो उत्तरकाशी जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो उसमें मेरा दूसरा ये रहेगा, दूसरा प्रयास रहेगा। अच्छा, मैं आपको बीच में रोकूंगा क्योंकि आपने कहा है कि ऑल वेदर रोड को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में बूढ़ा केदार हों या फिर ऐसे और भी कई मंदिर हैं जिनको डेवलप किया जा सकता था। क्या ये लगता है कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि रहे हैं या फिर अभी तक की जो सरकारें रही हैं, पिछड़ा क्षेत्र जैसे आपने कहा घोषित होना चाहिए, पिछड़ा क्षेत्र होने की वजह से क्या आपको लगता है कहीं उपेक्षा हुई है घनसाली पूरे विधानसभा क्षेत्र की? नहीं, पीछे जिस हिसाब से अन्य जनपदों का विकास हुआ है उस हिसाब से नहीं हुआ है, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन आगामी हमारा जो एजेंडा बनेगा, जो उस हिसाब से जो पिछड़ा क्षेत्र अगर घोषित है, तो मूलभूत समस्याएं और बहुत सारी विकास की योजनाएं सरकार उसको करेगी। और तीसरा जो मैं बता रहा था, जैसे मासर ताल, कई सारे ताल हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में इतनी सुंदर जगह है, पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत सुंदर जगह, उसको विश्व स्तर पर लाने का
हम प्रयास करेंगे और एक टूरिस्ट हब बनाने का भी उसका में प्रयास करेंगे, ताकि ये होगा कि उसमें रोज़गार के साधन बढ़ेंगे और जो मूलभूत लोगों की जो समस्या है उनका निराकरण करने का प्रयास होने का काम होगा। जी चलिए, तो आपने अपने एजेंडे बताए हैं क्या क्या काम होने चाहिए। आपने पर्यटन का भी उसमें जिक्र किया। ऐसी कई जगहें हैं जिनको कि पर्यटन से अगर जोड़ा जाए तो उससे न सिर्फ वहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी बल्कि उससे काफ़ी सारे इफेक्ट भी होते हैं। आपका पलायन रुक सकता है, तमाम तरह की चीज़। क्या आपको लगता है कि जो बागबानी हो गया या फिर पर्यटन हो गया, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, इनसे ही ये सब चीज़ें संभव हो सकती हैं? बहुत सारी संभव हो सकती हैं। आप हिमाचल में देखिए, हिमाचल में एक सेम पर्वतीय वो है, सेम भौगोलिक स्थिति सेम है। अगर वहाँ की बात देखेंगे तो उनका कंपैरिजन हम कम से कम 50 साल पीछे हैं। तो हम उनको लाने का प्रयास करेंगे, जैसे बागवानी हो गया, कुटीर उद्योग हो गए, और घर घर में जैसे हमारी मातृशक्ति है उनमें जैसे पापड़ बनाने के, जैम जेली अचार है, कि जो सारी चीज़ें बनती हैं, तो उनको एक रोज़गार भी मिलेगा, संसाधन भी बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति भी उनकी मजबूत होगी। तो इस तरह से लाने का हम प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि जो सोहनलाल खंडेपाल जी, आप सरकारी सेवाओं में रहे हैं एक लंबे समय तक, रजिस्ट्रार के पद पर आप रहे हैं, और आपने जो अपनी शिक्षा है वो भी आपने गांव से ही की होगी। तो गांव से आपने शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद आप एक बड़े पद पर रहे, काफ़ी बड़े अधिकारियों के साथ आपने काम किया है, लंबे समय तक काम किया है, काफ़ी उसका भी आपको अनुभव है। लेकिन कहीं आप ये मानते हैं कि आप तो वो शिक्षा ग्रहण करके एक बड़े पद पर पहुँच गए, लेकिन अभी भी गाँव में ऐसे टैलेंट हैं जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है गाँव में। हमने देखा अभी कुछ समय पहले हमने भी ये वो मुद्दा उठाया था, काफ़ी सारे स्कूलों में वहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। क्या मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की बहुत आवश्यकता है, और सबसे एक जो मेन सेक्टर है वो एजुकेशन सेक्टर है, तो उसमें काम करने की आवश्यकता नज़र आती है? देखो, राजकीय सेवाओं का अनुभव अगर आप कहें तो मुझे राजकीय सेवा का अनुभव तो है ही, और पार्टी को और संगठन को राजकीय सेवा का जो लाभ मिलता है वो मैं बराबर निरंतर दे ही रहा हूँ। और आने वाला जो मेरा जो विज़न है, सोच है, तो उसका जनता के बीच में जो मैंने अपना बना रखा है, जो एजेंडा बना रखा है, उसको धरातल को करने की कोशिश करूँगा। और ये है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने बताया कि अभाव है, निरंतर जो दूरगामी क्षेत्र हैं, वाकई वहाँ क्षेत्र का जो शिक्षा का क्षेत्र है, बच्चों में अभी कोविड काल में जो है संचार व्यवस्था न होने के कारण से शिक्षा का अभाव रहा है। तो सबसे पहले संचार व्यवस्था भी दुरुस्त करने का भी प्रयास किया जाएगा, और जो शिक्षा का क्षेत्र हमारा पिछड़ा है उसको निरंतर ठीक करने का, सरकार के सामने जो समस्या है उसको रखने का प्रयास किया जाए, ताकि उनका भी निराकरण हो सके। एक सवाल मेरा ये रहेगा, काफ़ी मैं इसको महत्वपूर्ण सवाल मानता हूँ एक तरीके से। आपकी सरकारी सेवाओं का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। जो आपने सोशल वर्क किए हैं, जो आपने अभी बताया 2013 की आपदा हो या फिर कोविड काल हो, सोशल वर्क का एक्सपीरियंस भी आपका काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव है। इन अनुभवों को किस तरह से आप काम में ला सकते हैं अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं या फिर विधायक बनते हैं? ये अनुभव क्या काम आते हैं? बहुत काम आते हैं। देखो, सबसे पहले हमें अपनी सरकार की क्या योजनाएं हैं और हमारे धरातल पे जो अपने क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम कैसे निराकरण कर सकते हैं। तो प्रदेश सरकार से उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार से पास होती हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जैसे मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे मेडिकल कॉलेज हो सकता है, पॉलिटेक्निक हो सकता है, आपके औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारा इंस्पेक्टर वो इंस्टीट्यूट बन सकते हैं। तो हम उन योजनाओं को बना के प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से योजना को अगर पास कराएं, तो अगर हम वो इंस्टीट्यूट अगर वहाँ बने तो निश्चित तौर पे जो हमारे पढ़े लिखे जो नवयुवक हैं उनको लाभ मिलेगा, वहाँ पढ़ने का लाभ मिलेगा, और वहाँ से पढ़ के अपना कहीं अपना रोजगार का उनको सजा। जी, आपने अपनी योजनाओं की बात करी है। एक बड़ा सवाल ये भी बन जाता है कि जो सरकार योजनाएं तो कई तरह से चलाती हैं, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों तक जाते जाते वो योजनाएं धरातल पर या तो उतर नहीं पाती हैं, या तो सरकार लोगों तक वो योजनाओं को समझा नहीं पाती हैं। क्या एक कम्युनिकेशन गैप समझते हैं, या फिर ये समझते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती है धरातल पर? नहीं, कहीं कहीं रहता है, खामियां रहती हैं, लेकिन अब इस समय हमारी जो सरकार है, हमारे युवा प्रधान जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी, देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। रोजगार से लेके, आपका पर्यटन से लेके, और महिलाओं से लेके, शिक्षा से लेके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। निरंतर आप देखे होंगे कि अच्छा इतना उनकी वाह वाह हो रही है।
बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी के कामकाज पर भी हम सवाल करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप संगठन में हैं और सरकार आपकी है, दावा आपका है 2022 में सरकार बनाने का। एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, घनसाली विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ट्रेंड अगर हम देखें, 2012 में भीमलाल आर्य विधायक बने थे। जब वो विधायक बने तो लोगों में काफ़ी उत्साह रहा होगा, काफ़ी उम्मीदें रही होंगी। वो विधायक बनते हैं, 5 साल के अंतर्गत ऐसी गतिविधियाँ काफ़ी सारी हो जाती हैं, लोगों में नाराज़गी विधायक के प्रति हो जाती है। उसके बाद शक्तिलाल शाह विधायक बनते हैं और इस बात को कोई नकारा नहीं जा सकता है कि उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं नाराज़गी लोगों के अंदर है। लोगों का कहना है कि आते नहीं है, काम नहीं करते हैं। तो क्या वजह रह रही कि घनसाली विधानसभा में जो विधायक होते हैं उनके खिलाफ 5 साल के अंदर ही लोग नाराज हो जाते हैं? या तो काम नहीं हो पाता या फिर लोगों की उपेक्षाएं काफ़ी बड़ी हैं? नहीं, ये भी बात है कि देखो, काम तो हर विधायक का कर्तव्य होता है कि वो जितना भी उसका दायित्व होता है उसको निभाना चाहिए जी। और एक हम ये कहते हैं कि विधायक उसके अपने क्षेत्र की जनता का एक प्रतिनिधित्व करता हो, एक तरह से भगवान है अपनी विधानसभा का। तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई हमारे ऊपर भी कोई ईश्वर है ना, ईश्वर के वो मानवता की दृष्टि से जन सेवा का कार्य करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं, ऐसा नहीं है, जो कमियों का है तो वो तो आपके संज्ञान में है ही, लेकिन विधायक का जो हमारे जो वर्तमान विधायक हैं काम अच्छा काम कर रहे हैं और जो कमियां रहती हैं, देखो जनता की जो अपेक्षाएं अपार होती हैं, उन सारी समस्याओं का एक साथ निराकरण करना संभव नहीं हो पाता, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है सभी समस्याओं का समाधान निरंतर होता रहेगा। बिल्कुल। कोविड काल की अगर हम बात करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा बुरा दौर देश ने देखा, लगातार 2 लहरें आ गई हैं, काफ़ी सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं और पहाड़ों में तो बहुत ही बुरी स्थिति ये रही कि जो उन लोगों के पास रोजगार था, दिल्ली मुंबई में जो लोग काम करते थे वो वापस आ गए। आप काफ़ी घूमे हैं उस दौरान क्षेत्र में, क्या आपका फीडबैक रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है कोरोना काल का? लोग कितने प्रभावित हुए हैं और किस तरह से आगे और इसमें काम करने की ज़रूरत है अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं? कोविड काल में तो देखो, ये तो बड़ा गंभीर मामला रहा पूरे वर्ल्ड में, पूरा प्रदेश में, पूरे देश में। हमारा जो 1.5 साल से जो कालखंड हमने देखा है बड़ा दुखदाई रहा है, बहुत साल अकाल मृत्यु भी हुई हैं। मैं जब पीक टाइम था कोविड काल का, पहले वाली लहर में भी और दूसरे वाली, निरंतर मैं अपनी सेवा काम किया है और इस कोविड काल में लगभग मैंने 500 राशन किटें बांटी हैं। हमारी 11 पट्टियां हैं, 11 की 11 पट्टियों में मैंने राशन बांटने का काम किया। करीब 20,000 मैंने मास्क बांटे हैं, 10,000 मैंने सैनिटाइज़र बांटे हैं और निरंतर लोगों की सेवा करने का कार्य किया है। और अभी भी मेरा ये प्रयास है कि जो लोगों की जन समस्याएं हैं, जो सीमांत क्षेत्र हैं, निरंतर उनकी सेवा करने का प्रयास मैं करता हूं। और जहां तक मैंने कोविड काल में देखा कि लोगों की जो मूलभूत समस्याएं वो बिल्कुल एकदम ज्वलंत मुद्दे हैं और आने वाले समय में उनका अगर मुझे सरकार अगर मेरे पे संगठन पर वो भरोसा करती है तो उनको निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, धरातल पे उसको दिखेगा बहुत जल्दी। अच्छा, कोविड काल में काफ़ी जो हेल्थ सिस्टम है हमारा वो भी चरमरा गया था। केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, कोविड काल में फेल हुई है? नहीं। हमारी सरकार ने जितना अच्छा काम किया, चाहे भारत सरकार का काम हो चाहे प्रदेश सरकार का काम हो, निरंतर बहुत अच्छा काम किया है। और आप ये देखें कि पहले ही उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर कोविड काल में सबसे ज़्यादा सबसे पहले नियंत्रण हुआ है। अच्छा, सरकार का आपने जिक्र किया, सरकार के कामकाज को आप किस तरह से देखते हैं? पुष्कर सिंह धामी का खासतौर पर, क्योंकि अब चुनाव भी होने वाला है, पुष्कर सिंह धामी चेहरे आपके हैं, 3 मुख्यमंत्री रहे हैं, किस तरह से कामकाज को देखते हैं? देखो, पुष्कर सिंह धामी जी हमारे, उनका जो नेतृत्व है और उनका जो पार्टी और संगठन में जो उन्होंने अपार योजनाएं चलाई हैं, आप ये देखिए कि मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपका शिक्षकों का जो मानदेय है जो 15,000 था उनको 25,000 उन्होंने किया है। कितना अच्छा काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, तो सारे शिक्षकों का मनोबल बढ़ा है। और दूसरा ये था, ये जो MBBS छात्र थे उनको स्टेपन मिलता था, 17,000 से उन्होंने 7.5 था, 17,500 उन्होंने किया है। और जो 20,000 से लेके 22,000 जो हमारे रोज़गार और योजनाएं आनी थी, रोज़गार के लिए रिक्तियां थी, वो बहुत जल्दी निकालने का उन्होंने एजेंडा किया। विपक्ष का भी ये कहना है कि अंतिम समय पर आकर के मुख्यमंत्री एक के बाद एक ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं सिर्फ इमेज चमकाने के लिए। इससे पहले जब 4-5 साल का मौका था, आपने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए प्रदेश में। नहीं, मुख्यमंत्री बदलना वो करना, देखो तो राष्ट्रीय नेताओं का काम है और उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और रही ताबड़तोड़ योजना की बात, देखो कार्यकाल कितना उनका सूक्ष्म कार्यकाल में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और जहाँ तक जो घोषणाएं कर रहे हैं वो धरातल पे आपको दिख रहा है।
चाहे रोजगार की बात करो, चाहे वो युवाओं के लिए बात कर लो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में बात कर लो, सब उनके जो घोषणाएं हो धरातल पे दिख रही हैं। नहीं, लेकिन जैसे 57 विधायक 2017 में बीजेपी ने जीते थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनते हैं, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि उन मुख्यमंत्रियों के काम अच्छे नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, और जो अपने कार्य करने का तरीका हर मुख्यमंत्री का अलग अलग होता है, अपना अपना विजन, अपनी अपनी सोच है, और हर मुख्यमंत्री जी ने हमारा अच्छा काम किया है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने जो इतना अल्प काल में इतना अच्छा काम किया है, बहुत ही प्रशंसनीय है। और आगामी 2022 में हमारी भारी बहुमत से 60 पार, हमारा जो नारा है वो 60 पार करके पूरा साकार करके हम सरकार बनाएंगे। जी, अच्छा, कांग्रेस का ये भी कहना है क्योंकि चुनाव नज़दीक आते ही उनकी पार्टी में टूट फूट करवाना ये काम बीजेपी कर रही है, उनके विधायकों को ला रही है, औरों पर भी नज़र है, इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है। तो इन आरोपों में कितना दम देखते हैं? और हरीश रावत और गणेश गोदियार, प्रीतम सिंह, खैर वहाँ पर भी पार्टी के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन जिस तरह से सक्रियता उनकी नज़र आती है, क्या मानते हैं कि कॉम्पिटिशन टफ होगा या फिर बीजेपी के लिए किस तरह से चुनाव होगा? देखो, कांग्रेस में तो प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी लीडरशिप है, हर व्यक्ति वो अपना मुख्यमंत्री घोषित करना चाहता है। तो उनके तो फाड़ अलग अलग हैं। वो पहले अपने घर को देखें कि उनके घर में पहले कितने फाड़। हर आदमी मुख्यमंत्री की अपना सपना देख रहा है, तो उनको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड के नंबर 1 पार्टी है, जिसमें रीति नीति और एक अनुशासन है। जो पार्टी का एक हाई कमान का जो घोषणा हो जाती है, उस पर हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर हमारे भारतीय जनता पार्टी का सिपाही खरा उतरने की कोशिश करता है। जी, चलिए, सोहनलाल जी, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि हर कोई दावेदारी करता है चुनाव जब आते हैं, 2022 में विधानसभा का चुनाव है, आप भी दावेदारों में से एक हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना होता है, पार्टी टिकट दे या नहीं दे। आपके साथ क्या ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जो बगावती रुख अपना देते हैं कैंडिडेट आखिरी समय पर, इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी या फिर संगठन के साथ जाएंगे? देखो, ये क्वेश्चन आपने अच्छा किया कि मुझे अपने काम पे भरोसा है। जिस तरह से पार्टी और मुझे नेतृत्व दे रखा है, और जिस तरह से मैं अपना काम कर रहा हूँ, जन सेवा का काम कर रहा हूँ, वो पार्टी को भी दिख रहा है, संगठन को भी दिख रहा है, और सरकार को भी दिख रहा है। मुझे अपने आप पे भरोसा है, और जो भरोसा मैं अपना सोचता हूँ, कहीं ना कहीं पार्टी मुझे उसका लाभ देगी जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोहनलाल खंडेलवाल जी हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये थे सोहनलाल खंडेलवाल, जो कि टिहरी बीजेपी जिला उपाध्यक्ष भी हैं। काफ़ी एक लंबे समय तक सरकारी सेवाओं में रहे हैं, समाज सेवा भी काफ़ी समय तक की है, और 2022 में घनसाली विधानसभा के लिए दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी से। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।